नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है, भूगोल की। ठीक है, तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, वो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु। 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 पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। ठीक है ना? 2 तत्व यही हैं। क्या क्या? एक तो स्थलाकृति और अफवाह। हैं, 2 तत्व यही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। एक विशाल क्षेत्र में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था अथवा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तथा ऐसा क्यों है, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा, ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम से, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। अरबी शब्द है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है ना? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में, जैसे कि ये वर्ड है ना, तो ये बांट लिए अपन है ना, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व है ना, ये वर्ड है, तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, जब ये वाला एरिया। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए देश की जलवायु व्यवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नता है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व एवं तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसी समय सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 से सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आई समझ में? -45 चल जाता है भाई। जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 सेंटीग्रेड हो सकता है। 50 सेंटीग्रेड है ना, 20 सेंटीग्रेड रहता है।
जहाँ तापमान अपने 50 सेंटीमीटर हो रहा है ना, वहाँ जम्मू कश्मीर में 20 सेंटीग्रेड रहेगा। और जहाँ -45 हो रहा है तो तिरुवनंतपुरम में 22 सेंटीग्रेड रहेगा। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। रात में और रात भाई सर्दी बाड़ी पड़ती है रेगिस्तान में, क्योंकि रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है इस वजह से। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण मतलब वर्षा। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मेघालय में 400 और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना। जून जुलाई अगस्त है ना, अब अगस्त चल रहा है, फिर सितंबर, यानी कि 4 महीना। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी तथा ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलोर के ढाल वाली छतें क्यों होती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छतें। असम में प्राय कुछ घर बांस के खम्भों स्टिल्ट पर क्यों बने होते हैं? बांस के खम्भों को बोलते हैं स्टिल्ट पर क्यों बने होते हैं? राजस्थान के घरों की दीवार कैसी होती है? मोटी और छत चपटी। और गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्राय कुछ घर बांस के खम्भों पर क्यों बने होते हैं, है ना भाई। अब है जलवायवीय वितरण, जलवायवीय नियंत्रण। जलवायवीय नियंत्रण किसी भी देश के जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता, तुंगता का मतलब है ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। अब वो ये पूछ लेगा, बताइए निम्न में से कौन सा जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में नहीं है? जब अक्षांश है, तुंगता है ऊंचाई, वायु दाब है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। जलवायवीय नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब अक्षांश है ना, ऊंचाई है, और वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है।
पूछ चुका है वो। अब ये इसमें से ये पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। अक्षांशों के अनुसार या पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, या फिर तापमान विषुवत पृष्ठ से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है, ऐसे देगा वो। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों, है ना, अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त ही हो गया, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, इधर ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। भाई ये घटता ही तो जाएगा, इसे घटता ही जाएगा ये, ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है, गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायु दाब एवं पवन तंत्र, ठीक है। वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। हम लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीप अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक ठंडा। महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म, सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ, समुद्र से, जैसे कि ये तट है और ये समुद्र है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर, इधर समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तटीय क्षेत्रों की जलवायु प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये वैसे ही है जैसे कि ये तट है और ये समुद्र है। जब यहाँ से अगर ठंडी धारा बहेगी ना भाई, तो तटों पर इन पे प्रभाव तो पड़ेगा। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब यह गर्म या ठंडा हो जाएगा। तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो विश्व है ना, कि अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण, उपोष्ण का मतलब जानता है? उपोष्ण मतलब कि गर्म, उपोष्ण है ना, यानी कि आर्द्र व गर्म। जब ये गर्म, ये शायद उपोष्ण, उष्ण उष्ण यानी गर्द है, गर्म है, लेकिन ये उपोष्ण क्या रहा है ना, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है? अंत में किसी भी स्थान को, है ना, गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम हो, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन भूमि के ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश। इससे पहले कुछ छूट रहा हो उसको देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं है ना, मौसम। और ये 50 से 15 राजस्थान की बात बता रहा है, 400 से 10 है ना,
उच्चावच क्या है, और नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक में से निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर है अक्षांश है, तुंगता है, वायु दाब है ना, अक्षांश हो गया, ऊंचाई होगी है ना, वायु दाब हो गया, पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी और महासागरीय धारा और तथा उच्चावच लक्षण। अब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश, कर्क व्रत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये है जैसे कि ये पृथ्वी अपनी है ना, तब विषुवत रेखा ये है ना, जब कर्क उधर है ऊपर, मकर नीचे है, आई समझ में, और ये बीचवाड़ी ये देशांतर है। ठीक, जब कर्क व्रत का मतलब है ये वाली व्रत यानी कि रेखा, कर्क रेखा देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कच्छ के रण से लेकर देश का लगभग आधा भाग कर्क व्रत के दक्षिण में स्थित है। सही है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, ये जो कर्क रेखा है ना, ये इसकी बात बता रहा है। कर्क व्रत के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। आधा भाग व्रत के दक्षिण में स्थित है जो कि उष्ण कटिबंध है यानी कि गर्म है। ठीक है ना, कर्क व्रत के ऊपर में स्थित से क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधी है। उपोष्ण का मतलब है कि गर्म भी है और ठंडा भी है। हाँ, गर्म भी है ठंडा भी है, तो इसका मतलब यही हुआ। है ना, उपोष्ण का। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। बताइए भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 30। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। यानी कि मंगोलिया, चीन और इधर से आती है ना वो ठंडी हवाएं, उनको रोकता है भाई। अगर वो हवा आ जाए तो भाई साहब अपने सर्दी पड़ती भयंकर वाड़ी। वायु दाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी व्यवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय व्यवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। वायु दाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी व्यवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय व्यवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आई बात का जो समझ में, वायु दाब एवं पवन, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, सही है। ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
एक तो है वायु दाब एवं धरातलीय पवना, ठीक है। ऊपरी वायु परिसंचरण क्या है भाई? ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। वो पूछ सकता है, बताइए भारत किन पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड्स विंड्स, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस समझ में नहीं आ रही बात भाई, चित्र दे रखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। पार्ट तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, लेकिन यही है मेन बात, यहाँ से ही आएगा क्वेश्चन। वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनों, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। वर्ड की बात बता रहा है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड्स विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस फल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। कटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस फल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। जैसे कि यहाँ भारत है ना, जब दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर पड़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। भारत की वायु एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में कहाँ पे उच्च दाब होता है? हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे कि उच्च दाब और निम्न दाब क्या है। निम्न दाब ये है कि भाई वहाँ हवा का दाब बहुत कम है, यानी कि गर्म हवा है, ठीक है ना, कम हवा है, वो निम्न दाब है। और उच्च दाब का मतलब कि हवा ज़्यादा है, यानी कि हवा की मात्रा अधिक है, ठीक। उच्च दाब और निम्न दाब वही है। जैसे कि एक रूम में एक तो हवा का बहुत कम होना और एक उसमें बहुत ज़्यादा होना पंखा वगैरह के द्वारा। निम्न दाब की क्या पहचान है? निम्न दाब की ये पहचान है कि भाई जैसे कि क्या मस्का पड़ता है, हवा नहीं चलती है, पेड़ पौधे शांत होते हैं, उमस सी पड़ती है, वो है निम्न दाब, ठीक। और उच्च दाब का मतलब कि हाँ भाई जैसे कि क्या आंधी तूफान मेघ वगैरह वगैरह है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है।
यहाँ मेन पॉइंट है, यही तो समझने की बात है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से इसके कारण गर्मी के दिनों वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। एक सीधी सट बात है, हवा वहीं चलेगी हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि भरे हुए स्थान से खाली स्थान की ओर ही चलेगी पवन का ये नियम है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागर ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। बताइए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से। बात समझ में नहीं आई, दोबारा देखते हैं, है ना। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। भारत भाई ये वर्ड है ना, ये भारत है, यहाँ रख ले। बृहस्पति रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा गुजर रही है पानी, है ना। जब यहाँ रख ले भारत मोटे मोटे तौर पर, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, कौन सा? ये ऊपर वाला बृहस्पति रेखा से ऊपर वाला। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। यहीं पेटियों से उत्पन्न हुई होगी समुद्र वगैरह में, स्थली मत देखना, समुद्र वगैरह में ना होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है, यानी कि इधर बहती है ना, इधर बह रही है। और कोरियलिस बल के कारण दाहिनी ओर विपेचित होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। ऐसे आती है, ऐसे विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों के बहते सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय पवनों पर उत्पन्न स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है भाई एवं बहती, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में कहाँ उच्च दाब होता है? हिमालय। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत, इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागर के ऊपर से बढ़ती है, नमी ग्रहण करते तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जैसे कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। पवनें उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर बहेगी, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यानी उल्टा है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। फेरल का नियम, इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विचलित होती है। उत्तरी गोलार्ध दाहिना है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र, ये तो पढ़ लिया अपन ने वैसे, है ना, 2 बार पढ़ चुके हैं। तो भूमि पर वर्षा करती है। अब पढ़ना है ऋतु में, कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। दूसरा, केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है, ये पढ़ लिया है ना। अक्षांश, कोरियोलिस बल, ऋतुएं पढ़ते हैं भाई। ऋतुएं, मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। ऋतुएं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। अब है शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। नवंबर, है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सही है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और बरसात है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सही है। ठीक है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है तापमान। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। 24-25, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी कि चेन्नई में तो रहेगा 24-25 के लगभग में, शीत ऋतु की बात बता रहा है, और उत्तरी भारत में रहेगा 10 डिग्री से 15, यानी कि 10-15। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य, यानी कि बर्फ गिरना, उसको ही बोलते हैं तुषारपात, तथा हिमालय के ऊपरी भागों पर हिमपात होता है।
तुषारपात, तुषारपात का मतलब पाला पड़ना है, और हिमपात का मतलब है बर्फ गिरना। भाई यही है तुषारपात, और हिमपात यानी बर्फ गिरना, तुषारपात यानी पाला पड़ना। 24-25 और 10-15। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ पे पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। दोबारा देख ले। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, व्यापारिक पवनों की वजह से, क्योंकि वहाँ वे पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। समुद्र से स्थल की ओर बहती है। बताइए व्यापारिक पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें चलती है स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिक्षित तथा परिवर्तित होती है। शिक्षित नहीं है भैया, शीतल है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्च दाब का उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभों का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। सुन मेरी बात, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, उच्च दाब का, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शीतल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह है विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्या बोल रहा है यार भाई? ये बोल रहा है शीत ऋतु में यानी जाड़ान में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं
उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह है विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। प्रायद्वीपीय भागों में प्रायद्वीपीय मतलब ये है, ये एरिया। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु, इसमें से क्वेश्चन आएगा और ये समझ में नहीं आ रही है बात यार। वो नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। बताइए, किस मौसम में आसमान साफ तथा तापमान व आर्द्रता कम एवं पवन शीतल तथा परिवर्तित होती है? ये ले बन गया ना क्वेश्चन। इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवन शीतल तथा परिवर्तित होती है। ग्रीष्म ऋतु पढ़ते हैं अब हैं। गर्मी की ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ये जो भाषा है ये टफ लग रही है बस, और कुछ नहीं है। अब जैसे कि ये दे दिया आभासी, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च अप्रैल मई 3 महीना भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। जून भी तो है कुछ, हाँ, मार्च अप्रैल मई जून। ताप पट्टी के स्थानांतर के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्षिण के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्य 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। आई बात समझ में? मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये आ चुका है क्वेश्चन। ये धूल भरी गर्मी व शुष्क पवनें होती है जो दिन के समय भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। उत्तर व उत्तर पश्चिम में पूछ सकता है, बताइए लू चलती है उत्तर व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ होता है? मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन होती है जो कि दिन के समय भारत के ऊपर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है।
कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा सही है देर शाम तक। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान शामिल धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। बैसाख के महीने में काल वैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तो प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। केरल, इसी वजह से गर्मी में अपन को आम मिलते हैं भाई। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए यह अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह है। यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पश्चिम घाट है ना, ये पश्चिम घाट, ये पूर्वी घाट। पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? पहले पढ़ चुके हैं अपन। यानी कि यहाँ वर्षा नहीं होती है पहाड़ी और इनकी वजह से। एक तो दक्कन का पठार है और एक मध्य प्रदेश के कुछ भाग। नहीं, वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है भाई ज़्यादा बरसात होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र। अनावृष्टि आएगा वो जब वर्षा नहीं होती है पहाड़ों की वजह से। बिना वर्षे ही मानसून यहाँ पर पवनें चल जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। ये भी क्षेत्र विशिष्ट छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह है। यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पवनमुखी होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। छाया क्षेत्र में आते हैं। वही है भाई वृष्टि छाया क्षेत्र, बरसात नहीं होती है। आई बात समझ में? और देख लेना, वही है बरसात नहीं होती है वृष्टि छाया क्षेत्र में। वृष्टि से कंफ्यूज आ गए और देख लेंगे आगे ना। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में
ही होती है काशी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मौसिनराम कहाँ है? काशी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में। काशी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। काशी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मौसिनराम विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मौसिनराम कहाँ है? काशी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित काशी गारो काशी जयंती है, वो पहाड़ी है ना, उनमें से है काशी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम एक अन्य परिघटना है। सही है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है। मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक दिमाग खराब कर रहा है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। अब वो पूछ लेगा, ये बताइए मानसून में आने वाले विराम क्या कहलाते हैं? मानसूनी गर्त गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण को खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन मैदानों में वर्षा अच्छी होती है। अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। वो ये पूछेगा, ये बताइए शुष्क अवस्था होती है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं उसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है।
जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। जब मानसून के गर्त मतलब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। दोबारा देख, जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, ठीक है। और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इससे भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति की मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। निम्न दाब, यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर पल्ले नहीं पड़े भाई कछु भी बात। बेस्ट मेन बात यह है, बात तो दे रहा के बाने कि भाई गर्त 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 भाई मैदानों पे वहाँ का मूल केंद्र होता है जब तो वर्षा होती है, लेकिन मैदानों पे जब उसका गर्त नहीं होता है, जब वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। शायद यही बताना चाह रहा है ये। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मौसिन राम इसमें सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इधर से ना सही है। राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में यहाँ तक तो आ रही है समझ में, ये है अलग। मानसून से संबंधित अन्य परिघटना है वर्षा में विराम, यानी कि वर्षा नहीं होना। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। मानसूनी गर्त 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 मतलब विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। बताइए, मानसून का गर्त अगर मैदान के ऊपर होगा तो क्या होगा? वर्षा अच्छी होगी, वर्षा बहुत अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा
होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है, कहाँ बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी, तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय के काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को व्यवस्थित कर देता है। अल नीनो की तो नहीं बात कर रहा है, अल नीनो नहीं, ये तो अपने देश से संबंधित बात कर रहा है। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त का निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। मानसून पवनें, अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून, अक्टूबर नवंबर का महीना, मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अब भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान में आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम ऐसा हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार्कमस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दोबारा देखते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण आभासी गति कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला मानसून गर्त क्या है भाई? मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर एवं नवंबर, मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम ऐसा हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार्कमस के नाम से जाना जाता है। क्वार्कमस। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान में तेजी से गिरने लगता है। मानसून इसमें सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलेगमाइट तथा स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? स्टेग्लेमाइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी
पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतर चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाहों से होती है। कोरोमंडल है ना, कोरोमंडल इधर है या इधर है? मालाबार किधर है? तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाहों से होती है। वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण। इससे पहले जो रारा है ना, उसको देख लेते हैं। ये क्या है भाई? मानसून का आगमन सबसे पहले आता है कहाँ? 1 जून केरल, 5 जून। एक क्वेश्चन आया था कि भाई ये बताइए सबसे पहले मानसून कहाँ आया था, जब अंडमान निकोबार का भी ऑप्शन दे रखा था, तो वही था आंसर, है ना। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, जून, 5 जून। दस जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई। इधर पहले आता है भाई मानसून, 1 जून और 5 जून। 1 जून, 5 जून, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई, 1 जुलाई। ठीक, 5 जून, 1 जून। वर्षा का वितरण। पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिम राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इनमें कम वर्षा होती है, लेकिन ये फिर भी उपजाऊ है, नहर और इनकी वजह से। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर में, लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? ठीक है, कहाँ थे अपन? वर्षा का वितरण है पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में, ये पढ़ लिया अपन ने।
पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में भी वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणामस्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में पाई जाती है। वर्षा की विषमता, ठीक है ना। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? कम वर्षा वाले को बोलते हैं। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान है, गुजरात है के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीवन तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा इनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसून पवन हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। यह हो चुका है वही पाठ। Devastated by deluge after 2 day waiting cold sunshine end of an early summer fog in the gate ready for a distribution 8 day Mumbai 1 forget अमृतसर, शिमला और श्रीनगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड -3 ये तापमान है। सबसे ऊंचा है 21 है ना, और उसी दिन का है -5। अमृतसर, शिमला अमृतसर, श्रीनगर, दिल्ली। इन ए डे और 2 winds from the Afghanistan western distribution will less the capital winter declare from December 8. It's a sea of snow there like much a Kashmir. It's a experiencing sub-zero temperature and bitterly cold water. भारत वार्षिक वर्षा 400 से अधिक, 200 से 400, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60, 20 से 40, 0 से 20। ठीक। 400 से अधिक गहरा नीला, इसके बाद में 200 से 400, ये 200 से 400 है, ये 200 से 400 असम साइड है ज़्यादा। 100 से 200
100 से 200 का काफ़ी एरिया है भाई। 100 200। 100 200। 60 से 100। 60 से 100। 60 से 100। 40 से 60। 40 से 60। 20 से 40। 60 सुना है देख। 60 से 100। 60 से 100। ये 60 से 100 है। और 40 से 60। 40 से 60। फिर है 20 से 40। ठीक। और ये है मानसून का अंत। नीचे से ही देखते हैं। 1 दिसंबर, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 15 सितंबर। 15 सितंबर। यहाँ तो 1 सितंबर को ही ख़त्म है। ये 15 सितंबर को ख़त्म है। पंद्रह सितंबर। जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, नागपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, शिलांग, इम्फाल, श्रीनगर, चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई। मानसून का आगमन। आगे चलते हैं ना। फ्रीजिंग कश्मीर। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में वर्णित स्थानों तथा ऋतुओं के नाम बताइए। मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए, उनके अंतर के कारण दीजिए। वस्तु स्थिति अध्ययन के दृष्टिकोण से बाढ़ एक विपदा का मूल्यांकन करें। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? मौसम राम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? लू। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में। निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं? गर्म दिन गर्म रातें, गर्म दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें। ठंडा दिन शीत ऋतु की बात कर रहा है। गर्म दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें। सही है। ठंडा दिन कहीं को होता है भाई? अगर ठंडा दिन बता देगा तो ठंडी भी रात हो जाएगी। हैं, गर्म दिन कुछ सेल्सियस तापमान कम होता है ना, तो इसी हिसाब से बता सकते हैं इसको अपन। गर्म दिन ठंडी रातें, चल खे कर दिया। गर्म दिन अलग बात है यार, ठंडा दिन ही तो होता है। दोपहर तक तो अपन जैकेट वगैरह कोई नहीं खोलते हैं, फिर 3-4 बजे से फिर सर्दी लगने पड़ने लग जाती है। तो तापमान तो कम होता है ना। सर्दी जैसी रात जैसी सर्दी थोड़ी पड़ती है।
गर्म दिन ठंडी रात है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार। मानसून को परिभाषित करें। मानसून विराम से आप क्या समझते हैं? विराम, बरसात का रुकना। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों बढ़ती है? पश्चिम की ओर। कारण बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारत में अधिकतर वर्षा ऋतु के ही महीनों में होती है। सही है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। सही है। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्राय चक्रवात आते हैं। पूर्वी डेल्टा। हाँ, सही है। कारण बताइए। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाट का वृष्टिचार क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता को उदाहरण से ही समझाइए। क्षेत्रीय विभिन्नता को उदाहरण से ही समझाइए। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। पढ़ने में तो लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इतना शानदार आएगा, बहुत शानदार। कथन कारणवाड़ी, तथ्यात्मक, समझ पर आधारित। आजकल क्वेश्चन समझ पर आधारित आते हैं, फैक्ट वाले नहीं आते हैं केंद्र वाली भर्तियों में। तो भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा। पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में एक विशेष मौसम से कौन से गाने, नृत्य, पर्व एवं भोजन संबंधित है। क्या भारत के कुछ क्षेत्रों से इनमें कुछ समानता है? हाँ, समानता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए। देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दिशाओं तथा उच्चावच में कोई संबंध है। स्वयं करने के लिए सारणी 1 में 10 प्रतिनिधि स्थानों के औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा दिया गया है। इसका अध्ययन करके प्रत्येक स्थान के तापमान और वर्षा के आरेख बनाइए। इन आरेखों को देखकर आपको इन स्थानों के तापमान और वर्षा के अंतर का तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ एक आरेख उदाहरण के लिए दिया गया है। क्या आप इसके अध्ययन से अपने देश की जलवायु की विभिन्न दशाओं के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं? हमें आशा है कि इन्हें जानकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। निम्नलिखित अभ्यास कीजिए। 10 स्थानों की 3 भिन्न क्रमों में लिखिए। 3 भिन्न क्रमों में लिखिए। विषुवत वृत्त से उनकी दूरी के क्रम में, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई के क्रम में, सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान, 2 शुष्कतम स्थान, सर्वाधिक समान जलवायु वाले 2 स्थान, जलवायु में अत्यधिक अंतर वाले 2 स्थान, लौटते हुए मानसून से प्रभावित 2 स्थान, संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने, निम्नलिखित महीनों में सर्वाधिक गर्म 2 महीने, मई और जून। जुलाई और अगस्त। अब ज्ञात कीजिए। तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? लौटते हुए मानसून की। ये लगता है लौटते हुए मानसून की वजह से। जून में अधिक, जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा होती है। पता नहीं भाई, जुलाई की अपेक्षा। जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है?
जुलाई की अपेक्षा। जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है? शिलांग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है? कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है? दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है? ये सब पूरा मानसून से दे दिया है और ये आएगा क्वेश्चन ये। अब सोचिए ऐसा क्यों होता है? तिरुवनंतपुरम की जलवायु सम है। देश के अधिकतर भागों में मानसूनी वर्षा के समाप्त होने के बाद ही चेन्नई में अधिक वर्षा होती है। लौटते हुए जोधपुर की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है। लेह में लगभग पूरे वर्ष मध्य वर्षण होता है। दिल्ली और जोधपुर में अधिकतर वर्षा लगभग 3 महीनों में होती है, लेकिन तिरुवनंतपुरम और शिलांग में वर्ष के 9 महीने तक वर्षा होती है। तिरुवनंतपुरम और शिलांग में तालिका तापमान सेंटीमीटर। बेंगलुरु वर्षा सेंटीमीटर दिसंबर 19, 22, 34, 162 वार्षिक वर्षा। बेंगलुरु 88, मुंबई 183, कोलकाता 162, दिल्ली 67, जोधपुर 36, चेन्नई 128, नागपुर 124। चेन्नई नागपुर में एक समान ही है ना, 128, 124। शिलांग 225 है। शिलांग में तापमान सेंटीग्रेड तिरुवनंतपुरम वर्षा सेंटीमीटर 8.29, 181। तापमान सेंटीग्रेड लेह है वर्षा 34। गंभीरता से विचार किया कि इन सब तथ्यों के बावजूद क्या हमारे पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुष्ट प्रमाण है कि पूरे देश में जलवायु की सामान्य एकता बनाए रखने में मानसून का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तिरुवनंतपुरम 181, शिलांग 24.34, 21, 13। तापमान का तो कोई वो नहीं भाई, यहाँ पे 13 ही है, यहाँ 21 है। 26, 29, 22, 19 और 12। ये पाठ था भाई, हैं शानदार पाठ था, समझने में दिक्कत आई थी इसको। दिल्ली तापमान और वर्षा। तापमान सेल्सियम में मानसून एकता का परिचायक।
1 जून। कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध ये वाला में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अक्षांश जलवायु नियंत्रण। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।